सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो आई थिंक सबको क्लियर होगा। ठीक है, ऑडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो सर। ठीक है, चलो ओके। तो बेसिकली हम स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स से, है ना। देखो, थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, एंड वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, इंडिविजुअली सब्जेक्ट पढ़ना अलग चीज है, बट उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो रेलेवेंस है विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें देखनी है। क्योंकि आपको पता है, देखो, पूरा थर्मल बेसिकली डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। पूरा थर्मल जो सब फील्ड है बेसिकली, चाहे आप आरएसी की बात करो, चाहे आईसी इंजन की बात करो, चाहे आप पावर प्लांट की बात करो, इवन एचएमटी ऑल्सो, हीट ट्रांसफर ऑल्सो, तो बेसिक सब्जेक्ट है। एंड इंपॉर्टेंट यही है कि आप बेसिक सब्जेक्ट को जितने अच्छे से कवर अप करोगे तो उतना ही इजी होगा आपके लिए एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट पढ़ना। सेम कंसेप्ट आपको उसी में ही है जैसे मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, चाहे मशीन डिजाइन हो गया, ठीक है, तो आप डिजाइनिंग वाले सारे सब्जेक्ट बहुत इजीली से कर सकते हो अगर आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर है। तो वही चीज है। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम बेसिक से ही कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कि थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है, ठीक है, एंड देन हम सिलेबस जो जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है, ठीक है, क्या ऑर्डर होने वाला है, क्या पर्टिकुलर ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, देखो, थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम बात करें, सिंपल, सबसे पहले जो चीज हमें देखने को मिलती है वो ये कि सिंपल सी बात है, इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें दो टर्म्स में, तो आपको ये चीज सबसे बेसिक चीज आपको पता ही होगा, थर्म प्लस डायनामिक्स। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको पता ही ऑलरेडी। ठीक है, थर्म प्लस डायनामिक्स हम बेसिकली बात करते हैं, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, हीट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, हीट। एंड व्हाट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स इज ऑल अबाउट द फोर्स। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वर्क, पावर। ठीक है, ये चीज। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप देख रहे हो कि पूरा सब्जेक्ट जो है ना बेसिकली किस चीज पे इन्वॉल्व, जिस सब्जेक्ट, जो पूरा सब्जेक्ट है हमारा, किस दो टर्म्स के बीच में रिवॉल्व कर रहा है। एक है हीट एंड अ फोर्स। तो कन्वर्जन बेसिकली जो आप हीट का इन टर्म्स ऑफ फोर्स कर रहे हो, देन फोर्स और वर्क की वजह से जो हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा, वो सब चीजें, वो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये जनरल डेफिनेशन है हमारा। आप यूजुअली आप देखोगे कोई भी थर्मोडायनेमिक्स की बुक में जो हम यूज करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, बेसिकली आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलेगा, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, और कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट, द म्यूचुअल कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट ये जो एक डेफिनेशन है, मतलब आप ये देखोगे एक स्पेसिफिक डेफिनेशन, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर नहीं पढ़ रहे, इवन आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाले, इवन एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग जो हम पढ़ते हैं, इवन फार्मेसी, इवन साइंस वाले, इवन आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आई थिंक शायद 11th या 12th में एक सब्जेक्ट टॉपिक होता है थर्मोडायनेमिक्स का, फिजिक्स में। तो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग वाले, साइंस वाले भी डिस्कस करते हैं, तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। बट हम जब बात करें ना कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट, ये स्पेसिफिकली हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो डेफिनेशन है बेसिकली क्या होगा, स्पेसिफिक होगा विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप बोलोगे कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बट इट इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप नहीं कर रहा है जो थर्मोडायनेमिक्स कवर करता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का मतलब सिर्फ हीट एंड वर्क नहीं होता है, ठीक है, या सिंपली कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क या कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत जनरल टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, तो इसलिए हम जनरली एक वर्ड यूज भी करते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है वो साइंस में भी आप देखने को मिलेगा आपको, इवन आप जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो साइंस में, बीएससी, एमएससी, ऑनर्स, तो वहां भी डिस्कस होता है, इवन इंजीनियरिंग में हम बेसिकली इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज है, बट जो नाम है उस नाम को आप दो टर्म्स में बाइफरकेट कर सकते हो, थर्म प्लस डायनामिक्स, उसका मीनिंग हीट एंड वर्क, ये बहुत बेसिक सी चीज है। बट
बट एक्चुअल में मीनिंग है क्या वो हमें समझना है, ठीक है। जो एक जनरल डेफिनेशन जो हर उसके एस्पेक्ट्स को कवर अप कर ले, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है बेसिकली, इसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम, एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम विद सराउंडिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। जब आप एनर्जी इंटरेक्शन की बात करते हो, जितनी भी टाइप की एनर्जी इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकती है सब कवर अप हो गया उसमें। हीट एंड वर्क कर रहे तो एक स्पेसिफिक आपने टर्म यूज कर लिया एनर्जी इंटरेक्शन के लिए। एनर्जी इंटरेक्शन एक जनरल टर्म है जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ अ सिस्टम विद सराउंडिंग, क्योंकि आपका कोई पर्टिकुलर सिस्टम होगा, आप उसको एनालिसिस करो, ठीक है। तो उसका जो एनर्जी इंटरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो हम एक एनालिसिस करें। सेकंड चीज क्या है, एंड इट्स इम्पैक्ट on the properties of the system, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन, सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। वो चीज हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमारे लिए क्या है, दिस वन, द एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है। एनर्जी इंटरेक्शन क्या हो रहा है एंड उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है सिस्टम की प्रॉपर्टीज में। सिस्टम की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम्स, ठीक है। तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है। एनर्जी इंटरेक्शन कैन बी एनीथिंग, हीट, वर्क, कुछ भी, एक्स वाई जेड, जो भी आपने एनर्जी पढ़ा, तो एनर्जी का इंटरेक्शन जो सिस्टम के साथ हो रहा है एंड इट्स इम्पैक्ट्स, ये एक जनरल डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है। तो जो हम हीट एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, वर्क इनटू हीट, वो बोलते हैं, वो स्पेसिफिक है। अब एज अ रोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर हमारा काम क्या है, ठीक है। रोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो क्या है हमारा काम, पर्पस क्या है, हम क्यों थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो हमारा रोल क्या है, डिजाइन एंड एनालाइज द सिस्टम फ्रॉम थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली सिस्टम है आपका, उसका एक थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको डिजाइन एंड एनालाइज करना है, ठीक है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देखो लेट सपोज कोई सिस्टम है, ठीक है। लेट सपोज दिस इज योर सिस्टम, सिस्टम में कुछ एनर्जी का इनपुट है, ठीक है। एनर्जी का इनपुट और ये यहां से एनर्जी आउटपुट, ठीक है। तो इस सिस्टम में कुछ एनर्जी इनपुट हुआ, एनर्जी आउटपुट हुआ, मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इंटरेक्शन क्या क्या चेंजेस आपको सिस्टम में देखने को मिल रहे हैं, ये एक सर्टेन पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी सर्टेन सिस्टम है आपका, सिस्टम में एनर्जी इंटरेक्शन हो रहे हैं। एनर्जी इंटरेक्शन बोलने का मतलब कुछ एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है, कुछ लीव कर रहा है। अब जो एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, उसकी वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीज का हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला कि मैकेनिकल इंजीनियर जो हम पढ़ रहे थर्मोडायनामिक्स क्यों पढ़ रहे, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजाइन एनालाइज करना है बेसिकली, ठीक है। फ्रॉम थर्मल पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो एनालाइज और जो डिजाइन की हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। अब सिस्टम क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, देखो आपने सुना ही होगा हीट एक्सचेंजर, ठीक है। हीट एक्सचेंजर हो गया आपका बेसिकली, टरबाइन्स हो गए,
ठीक है, बॉयलर हो गया बेसिकली, ठीक है, एंड सो ऑन, नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। तो आपको बेसिकली उसका एनालाइज जो डिजाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, कि यार कितना एनर्जी इनपुट हो रहा है, उस एनर्जी इनपुट की वजह से सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, एंड जो एनर्जी आउटपुट जा रहा है वो सब चीजें हमें चेक करनी होती है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि एनालाइज करना है। अब एनालाइज करते वक्त आपको ये चीज जरूर देखनी है कि आपने देखो कुछ सर्टेन इनपुट दिया है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी आउटपुट, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, जो भी डिजायर्ड आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू डिवाइसेस वो अलग अलग हो सकता है, बट ये चीज हमें देखनी है कि जो डिजायर्ड आउटपुट है इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। जो भी आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते हो उसको मैक्सिमाइज करना फ्रॉम द गिवन इनपुट, ठीक है। एक जनरल बेसिक चीज है कि आपके पास कोई आप सर्टेन इनपुट दे रहे हो, ठीक है, आप एक सर्टेन इनपुट दे रहे हो, बट उसमें से जो आप आउटपुट चाहते हो मतलब डिजायर्ड आउटपुट, वो कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो वहां पे रोल आता है कि कितना एफिशिएंट आप सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप एक लेट्स सपोज हिट इंजन की बात करें, आपके पास ऑटोमोबाइल है या पावर प्लांट है, बेसिकली कुछ भी, तो वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कितना उसका एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट है वो, बेसिकली आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो, आपको कितना आउटपुट मिल रहा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। आप कैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, कहने का मतलब मैक्सिमाइजेशन कब पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमाइजेशन कब पॉसिबल होगा, ओनली इफ वी रिड्यूस द लॉसेस, ओनली इफ वी रिड्यूस और डिक्रीज द लॉसेस, है ना। तो जो लॉसेस हो रहे हैं बेसिकली उनको रिड्यूस करके तो आप बेसिकली जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स में, लॉसेस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटीज, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटीज क्या है वो हम देखेंगे आगे, बट एक जनरल आपको पता होना चाहिए, लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटीज। वो इरिवर्सिबिलिटी क्या है, कैसे वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो रही है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं सिस्टम में अरेंजमेंट जिसकी वजह से वो मिनिमम रहे, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही है, बाय नेचर हमें पता है कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी हाईली एफिशिएंट प्रोसेस यूज कर लो, फिर भी आपको एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं मिलने वाला। तो कहने का मतलब है कि जो भी मिलेगा हमें एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, वो भी नहीं मिल पा रहा बिकॉज कुछ लॉसेस हो रहे हैं। अब उन लॉसेस को हम कैसे रिड्यूस करें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे कि मैक्सिमाइज करना है गिवन फ्रॉम द गिवन इनपुट, जो भी आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का एक ही रीजन है बेसिकली, आप जो लॉसेस है उनको रिड्यूस करो। लॉसेस को तभी रिड्यूस कर सकते हो जब आप ये चीज अंडरस्टैंड कर पाओ कि यार लॉसेस हो क्यों रहे, एंड लॉसेस क्यों हो रहे, बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी जनरली हम बात कर। अब इरिवर्सिबिलिटीज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं किसी सिस्टम में, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर कि कौन सी प्रोसेस हो रही है, क्या डिपेंडिंग पैरामीटर्स है, कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे उसकी परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पैरामीटर्स। तो वो सब चीज हमें देखनी होती है। तो बात देखो सिंपल सी है कि हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपली है कि आप एनालाइज करो सिस्टम को विद फ्रॉम थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या एनर्जी इंटरेक्शंस है, ठीक है, क्या एनर्जी इंटरेक्शंस हो रहे हैं सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, एंड उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर, वो चीज हमें ये देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात बेसिक ओवरव्यू हो गया कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखो ये इतना आपको अंडरस्टैंडिंग हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये सब चीजें। नेक्स्ट आ जाता है सिलेबस वाला पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक है, देखो सिलेबस में आपको चीजें इंपॉर्टेंट जो नोट करनी है, देखो क्या सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसको लिखते जाओ साथ साथ कि सिलेबस क्या हमारा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम इसको फॉलो करें, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, देन आपका इसमें होगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। देन थर्ड यहाँ हम डिस्कस करेंगे
heat and work, ठीक है, and also the first law of thermodynamics. ठीक है, then fourth second law of thermodynamics. ठीक है, then third fifth basically the entropy. ठीक है, sixth exergy, and the last one is a thermodynamic relation. ठीक है, तो टोटल 7 चैप्टर्स है जो हमें डिस्कस करना है. हाँ, एक्सर्जी, एक्सर्जी बोलो या अवेलेबिलिटी. ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें सिलेबस में ये चीजें देखनी कि चैप्टर्स वाइज हमें क्या क्या डिस्कशन करना है. ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो बेसिक कंसेप्ट्स. बेसिक कंसेप्ट में बेसिकली आप उन सर्टेन टूल्स, उन सर्टेन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करोगे जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए. किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए आपको एक सर्टेन टर्म्स, सर्टेन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आइडिया होना चाहिए. देखो जब भी आप एनालिसिस करो तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे आप एनालिसिस कर किसका रहे हो. एनालिसिस किसका करो देन सर्टेन आप उसकी उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स है उनको आप डिफाइन करोगे. ठीक है, तो वो सब चीज का डिस्कशन हमारा बेसिक कंसेप्ट में ही होगा. ठीक है, लाइक इंपॉर्टेंट चीज आप बात करो, देखो टॉपिक्स की अगर हम बात करें, टूल्स यूज टू एनालाइज बेसिकली एनालाइज द सिस्टम. ठीक है, ये चीज. अब इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद सेकंड चीज आ जाती है अप्रोच आपकी क्या होने वाली है, किस अप्रोच से आप बेसिकली एनालिसिस करोगे सिस्टम का. ठीक है, सिस्टम होता क्या अपना आप में, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, वो सब का डिस्कशन हम बेसिक कंसेप्ट में करेंगे. ठीक है, तो ये सब चीज हो गया. साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, स्टेट क्या है, पाथ क्या है, प्रोसेस क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिकली वो सब चीजें हम बेसिक कंसेप्ट में. एंड ऑल्सो द आइडियल गैस. ठीक है, आइडियल गैस रिलेशंस भी हम इसी में ही डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट में. ठीक है, तो ऑलरेडी आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, बट ये चीजें हम बेसिक कंसेप्ट में ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी में बेसिक कंसेप्ट में. क्योंकि फर्दर जब हम ये हीट एंड वर्क करें, फर्स्ट लॉ करें देन सेकंड लॉ करें, तो उसमें जो रिलेशन यूज होंगी आइडियल गैस वो हमें पहले से ही पता होंगे. ठीक है, तो वो बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स, वो सब बेसिकली बेसिक कंसेप्ट में ही डिस्कशन होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो आपको पता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका पावर प्लांट. ठीक है, आरएसी, आईसी इंजन तो खैर चलो उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये दो सब्जेक्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पे. अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा पावर प्लांट और आरएसी को कवर करने में, समझने में. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरे थर्मोडायनामिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसको अगर हम इंक्लूड भी ना करें ना सिलेबस में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इजीली हीट एंड वर्क पढ़ सकते हो, एंट्रोपी, एक्सर्जी, अवेलेबिलिटी, ये सब पढ़ सकते हो आप इजीली. बट अगर जो हीट एंड वर्क है हमारे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स है, सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल, एंट्रोपी के न्यूमेरिकल, एक्सर्जी के न्यूमेरिकल्स, इन न्यूमेरिकल्स में अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के जो कंसेप्ट है बेसिकली उसको अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें, ठीक है, उसको अगर इंट्रोड्यूस करें तब आपका क्या होगा ना कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं. देन आपका क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि ये चीज जनरली उतना डिस्कशन होता नहीं है. आप देखोगे आई थिंक शायद पीके नाग में भी लास्ट में दिया है चैप्टर. ठीक है, एंड में ही दे रखा है चैप्टर, कुछ बुक्स में दे रखा है बट कुछ बुक्स में इनिशियल में भी दे रखा है. बट आपको ये समझने की इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा.
ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये किसी क्वेश्चन के साथ किसी और टॉपिक के साथ इन्वॉल्व होता है देन क्वेश्चन अपने आप में डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब पावर प्लांट एंड आरएसी तो विदाउट इस चैप्टर के आप कभी भी समझ नहीं सकते हो, तो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा नोट करना है। अब देखो एक बेसिक से, जैसे अगर हम बात करें, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में कितना आइडिया वो देखो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है, आप देखो अगर आपको पता हो रैंकाइन साइकिल के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। रैंकाइन साइकिल हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये बॉयलर है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर टर्बाइन, है ना, दिस इज योर कंडेंसर, है ना, एंड लेट्स सपोज दिस इज योर पंप, इवेपोरेटर। रैंकाइन साइकिल में इवेपोरेटर किसमें होता है? अभी सब आएगा। ठीक है, बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर, पंप। ठीक है, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है रैंकाइन साइकिल का। ठीक है, अब देखो क्यों इंपॉर्टेंस है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की। अब लेट सपोज आपके पास तो ये चीज है, आपके पास जो बॉयलर में क्या कर रहे हो आप, हीट सप्लाई करो किसको, जो भी वर्किंग फ्लूइड है। अब रैंकाइन साइकिल में जनरली वाटर यूज कर, अब आपने बॉयलर में सप्लाई करा तो कुछ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका बना होगा। ठीक है, कुछ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट हो गया होगा। अब अगर आपको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो, अगर आपको वो नहीं पता तो आप टरबाइन का साइज कैसे डिटरमाइन करोगे? आपका वर्किंग फ्लूइड है, बॉयलर से गया, एक सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका क्रिएट हो चुका है। अगर आपको उसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं पता होगा तो आप टरबाइन का साइज कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे। एंड ऑल्सो देखो टरबाइन से निकलने के बाद भी तो कुछ सर्टेन प्रेशर होगा ना। लेट सपोज 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं T2 बोल रहा हूँ, यहाँ P2 बोल रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद भी एक सर्टेन आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होने वाला है। ठीक है, इस टेम्परेचर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक सर्टेन स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक सर्टेन स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। अब इस सर्टेन स्पेसिफिक वॉल्यूम को टरबाइन से कंडेंसर जाना है, ऑब्वियसली बात है आप कुछ पाइपिंग सिस्टम यूज करोगे। अब पाइपिंग सिस्टम में सर्टेनली उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे। अब डायमेंशन कौन डिसाइड करेगा कि भाई कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसका फ्लूइड का? ठीक है, तो वो चीज डिसाइड होगी। तो वो अगर आपको ये नहीं पता कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के करस्पॉन्डिंग क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मतलब क्या प्रॉपर्टीज है, तब आप कभी भी डिफाइन नहीं कर पाओगे डायमेंशंस ऑफ द सिस्टम। मतलब टरबाइन से कंडेंसर जाना तो आप पाइपिंग सिस्टम यूज करोगे। अच्छा चलो, आपने कुछ भी यूज करा, कुछ भी यूज करने से क्या हो सकता है, देखो आपको पता है क्वांटिटी इक्वेशन एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना। अगर आपने लेट सपोज आपने एरिया ऐसा यूज करा कि जो कम था, लेट सपोज एरिया आपका कम है, ठीक है, लेट सपोज उसका एरिया आपने जो चूज करा है, इफ एरिया इज लेस, तो एरिया लेस होगा तो आपको डेफिनेटली पता है क्या होने वाला है, वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होने से प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आपने टरबाइन से कंडेंसर एक ऐसा पाइप यूज करा जिसका एरिया कम था, एरिया कम था, आपको पता है एक सर्टेन स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, तो एरिया इनटू वेलोसिटी हमें पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। अगर मैं बोल रहा हूं कि लेट सपोज एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो कभी आप किसी सिस्टम में पाइप से यूजुअली आप फ्लो करा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ रहा है, लॉसेस, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लॉसेस है। आप देखो ना, जब पाइप में आप फ्लो करवा रहे हो वेलोसिटी सडनली इंक्रीज हो रहा है तो लॉसेस क्या होंगे? डार्सी-वेइसबैक इक्वेशन, हेड लॉस इंक्रीज हो जाएगा, और हेड लॉस इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं वो एक पंपिंग पावर हमें रिक्वायर्ड होगी उसको फ्लो कराने की। ठीक है, तो वो एक लॉसेस हमारा कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो जाएंगे सिस्टम में। हम नहीं चाहते कि एक देखो वेलोसिटी अननेसेसरी बढ़े। देखो वेलोसिटी बढ़ने का हमारा कोई ऑब्जेक्टिव, हमें कोई सर्टेन वेलोसिटी से फ्लो कराना नहीं है, हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं, हमें तो बस टरबाइन से कंडेंसर तक पहुंचाना है। अब अननेसेसरी वेलोसिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लॉसेस बढ़ेंगे। ठीक है, हेड लॉस, फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक इश्यू रहेगा। तो इन टोटल कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको सर्टेन कंडीशंस पे प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप सिस्टम को परफेक्टली डिजाइन कर सकते हो। सिस्टम को डिजाइन तो आप तभी कर पाओगे आपको कुछ बाकी सारे पैरामीटर्स पता होंगे। टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको पता है, बट उसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है,
अच्छा स्पेसिफिक वॉल्यूम एक सर्टेन प्रॉपर्टी हुआ, दूसरा प्रॉपर्टी आपका एंथैल्पी कितना है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी कितना है। तो आपको पता है एनर्जी गया कितना H1, निकला कितना H2, तो दोनों का डिफरेंस ही बेसिकली आपका क्या है, एंथैल्पी ड्रॉप हुआ होगा टरबाइन में, एंड वही बेसिकली आपका वर्क डन है। तो वो सब चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आपको प्रॉपर्टीज पता होगी स्पेसिफिक कंडीशंस पे, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि प्रॉपर्टीज का अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब भी आप किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते हो, ठीक है, या सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब देखो एक और सर्टेन चीज, जैसे कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी आता है कि लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि जैसे एक तो एक एग्जांपल हो गया हमारा, आपके पास एक आइस है, आपके पास आइस है, एंड लेट्स सपोज अगर हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो आइस का जो फॉर्मेशन होगा, आइस कन्वर्ट होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड और वेपर। मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रेशर पर डिपेंड करेगा सर, दोनों में हो सकता है। हाँ करेक्ट। देखो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे हमने सिंपली क्या बोला, एक आइस है, आइस को आपने हीट प्रोवाइड किया, कन्वर्ट किसमें होगा, लिक्विड वेपर में। लिक्विड आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन यही है कि आइस को जैसी वो एक रूम टेम्परेचर पे आता है, कहीं भी हीट अप उसको हीट मिलेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन है, वो बात बिल्कुल करेक्ट है। बट आपको एक चीज पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में जब आप पढ़ते हो तो एक कर्व हम उसमें डिस्कस करते हैं प्रेशर टेम्परेचर का, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्पेसिफिकली वाटर की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक कर्व होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका होता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, एंड आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, कितना होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड ट्रिपल पॉइंट प्रेशर इज अबाउट 0.611 किलो पास्कल, ये चीज। तो आपको बस इतना नोटिस करना है कि अगर जो भी आप बात करो, अच्छा यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं ये चीज कि ये है आपका सॉलिड वाला पार्ट, दिस इज लिक्विड, दिस इज वेपर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड वेपर। ये सब में कितना टाइम लगेगा मतलब, अरे जस्ट इंट्रोडक्शन है गौरव, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, पहला चैप्टर भी डिस्कस करेंगे, तो जस्ट एक ओवरव्यू है बाकी चैप्टर्स का। अच्छा कंप्लीट होने में कंप्लीट मतलब पूरा थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हो क्या सब्जेक्ट, अच्छा 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 अच्छा, सब्जेक्ट यार ऑलमोस्ट आपको 20-25 क्लासेस, डिपेंड करता है ना कि वो 2 आवर्स की 3 आवर्स की हो रही है, लेक्चर का ड्यूरेशन कम होगा तो नंबर्स बढ़ेंगे ना। सर वैसे स्टार्टिंग से ना अच्छी पेस में चलेंगे। हाँ ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये था कि आइस को आपने हीट दिया, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वेपर में, टोटली डिपेंड्स ऑन की प्रेशर कितना है, ठीक है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अगर 0.611 किलो पास्कल से नीचे प्रेशर है तो ऑब्वियस ही बात है, आपको यहां से क्या दिख रहा है, सॉलिड डायरेक्टली आपका वेपर कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर 0.611 किलो पास्कल से ज्यादा प्रेशर है तो डेफिनेटली सॉलिड से पहले लिक्विड कन्वर्ट होगा, फिर देन लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होगा, ठीक है। बट वो यूजुअली हम लिक्विड बोले क्योंकि जनरल ऑब्जर्वेशन है, और आपको पता है जब आप रूम टेम्परेचर पे बात करते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.611 से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो वो चीज है अराउंड 101 आपका किलो पास्कल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो काफी ज्यादा है, तो डायरेक्टली सॉलिड से फिर लिक्विड कन्वर्जन होगा। बट सॉलिड टू वेपर भी हो सकता है अगर प्रेशर 0.611 किलो पास्कल से कम हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोसेस क्या बोलते हैं ना,
हाँ सब्लिमेशन, यस करेक्ट, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, लिक्विड टू वेपर, वेपराइजेशन हो रहा है, बेसिकली वो सब प्रोसेस है, वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। एग्जैक्टली 0.611। हाँ तो क्या होगा एग्जैक्टली आप बात करते हो तो देखो पहले वो आएगा कौन से वाले फेज में, ये कौन सा फेज है, ट्रिपल पॉइंट वाला फेज, जिसमें सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों आइडेंटिकल, मतलब तीनों का क्या है इक्विलिब्रियम फेज, फिर देन वो आगे प्रोसीड करेगा। आपने क्या देखो इंपॉर्टेंट, जब हम बोल रहे हैं कि 0.6, आपने बोला कि एक प्रेशर है मेरा 0.4 किलो पास्कल, ठीक है, तो आप जब बात कर रहे हो तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रेशर उतना कांस्टेंट मेंटेन्ड है, ये डिपेंड्स ऑन प्रेशर लिखा ना, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो आप हीटिंग कर रहे हो वो एट अ कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हो, तभी मैं ये प्रोसेस अज्यूम कर सकता हूँ ना कांस्टेंट प्रेशर वाली। ये देखो ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करा है ऐसा, बिकॉज मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा जो प्रेशर है 0.4 किलो पास्कल ये कांस्टेंट मेंटेन्ड है, तो तभी तो मैं स्ट्रेट लाइन ये अज्यूम कर सकता हूँ। अब प्रेशर चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ये जो मैंने बनाया है ये अज्यूम करते हुए कि बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट है आपका ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस, ठीक है, वो चीज मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना बस कि प्रेशर जो आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो बेसिकली वो है कि आप कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। 0.6 एग्जैक्ट तो तीनों इतना तो नहीं। हाँ तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि सॉलिड लिक्विड एंड वेपर तीनों आपका इक्विलिब्रियम फेज में होते हैं, ठीक है, वो को एग्जिस्ट करते हैं तीनों फेज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बस उससे फिर आगे जाओगे तो फिर फेज चेंज हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो वो है ना कि कंडीशन कब हो रही हो पॉसिबल, ये 0.611 किलो पास्कल और 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशन होगी तो ट्रिपल पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो ये जनरली क्वेश्चंस कई ऐसे इंटरव्यू में आपको देखने को मिल सकता है ऐसे, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी चीज है वो आपको पता होना चाहिए आइडिया, ठीक है। देन फिर हमारे पास देखो देन उसके बाद हमारे पास है हीट एंड वर्क। देखो हीट एंड वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड वर्क की हम बात करें तो अगेन दिस इज एनर्जी, ठीक है, अगेन एनर्जी है वो, हीट एंड वर्क बेसिकली आपका एक एनर्जी का फॉर्म है, एंड अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होता क्या है, व्हाट इज एनर्जी, क्या होता है एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क। हाँ कैपेसिटी टू डू वर्क बोल सकते हैं या फिर एबिलिटी टू कॉज सम चेंजेस, क्योंकि एनर्जी से हमेशा वर्क नहीं होगा, वर्क तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गया कि हाँ कुछ एनर्जी से आप वर्क करो, बट जरूरी नहीं है कि आप जो एनर्जी प्रोवाइड करो उससे हमेशा वर्क हो, है ना। तो एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी आप कुछ दे रहे हो तो उसका कुछ इंपैक्ट देखने को आपको मिलेगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, अब वो चेंजेस की वजह से कुछ वर्क हो वो अलग बात है, चेंजेस कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ये चीज है। तो एनर्जी सिंपली की एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। और जो हम बेसिकली यहाँ पे एनर्जी की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली हीट एंड वर्क, देखो जब हम थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, बेसिकली थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के तो एन नंबर ऑफ फॉर्म्स है, बट हमें जो डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनामिक्स ओनली, तो थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी की जो हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो फॉर्म है बेसिकली, एक है आपके पास एनर्जी इन स्टोरेज, ठीक है, दूसरा है एनर्जी इन ट्रांजिशन, ठीक है। तो एनर्जी इन स्टोरेज एंड एनर्जी इन ट्रांजिशन, मतलब एक एनर्जी आपका स्टोरेज फॉर्म है और एक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बोलने का मतलब ये तभी आपको देखने को मिलेगा इस पिक्चर में जब कुछ चेंजेस हो रहे हो सिस्टम में, ठीक है। एनर्जी इन स्टोरेज बेसिकली आपका होता है द मॉलिक्यूलर एनर्जी, जिसका हम दूसरा नाम बेसिकली बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, जो मॉलिक्यूल पोजेस कर रहे हैं अपने पास एनर्जी। अब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी क्यों आई, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्या है, मॉलिक्यूल्स का मोशन जो हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का जो रोटेशन हो रहा है ना, वो सब चीजें जो है वो सब चीजें क्या कर रही है, जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज है उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के पास खुद ब खुद कुछ एक एनर्जी पोजेस करते हैं मॉलिक्यूल्स, उन सब का समेशन बेसिकली है इंटरनल एनर्जी। बट जो एनर्जी इन ट्रांजिशन है
यस एग्जैक्टली प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। एनर्जी इन ट्रांजिशन बोलने का मतलब है कि जब कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, जब कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा सिस्टम का, ठीक है, जब सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा होगा या कुछ प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, तब हम बात करते हैं एनर्जी इन ट्रांजिशन। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, हीट एंड वर्क, ठीक है। हीट का कंसेप्ट और वर्क का कंसेप्ट तभी पॉसिबल है जब आपका सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा हो, ठीक है। मतलब सिंपली आपका एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हम नहीं बोल सकते कि वो कुछ वर्क कर रहा है जब तक उस बॉक्स से कुछ बाहर आपको उसके इंपैक्ट देखने को ना मिले, ठीक है। हीट के साथ भी वही सिंपल फंडा है कि आपको हीट एंड वर्क दोनों चीजें तभी विजिबल होंगी, तभी आपको ये विजुलाइज भी हो पाएंगी जब आपको इसका इंपैक्ट, इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो चीज। बट इंटरनल एनर्जी तो हमेशा है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आप किसी भी चीज की बात करो, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल्स कुछ सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज है किस उसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ही, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा कंफर्म है, ठीक है। तो वो इंटरनल एनर्जी कंप्लीट है, ठीक है। अब उसमें उसका मॉलिक्यूल्स का रोटेशन हो, वाइब्रेशन हो, ट्रांसलेशन हो, कुछ भी हो, वाइब्रेशन कुछ भी हो, वो सब मिला के टोटल एनर्जी बनेगा। टोटल एनर्जी बोलने का मतलब इंटरनल एनर्जी बनेगा। बाकी हीट एंड वर्क वो कब देखने को मिलेगा, जब प्रोसेस होगी तब, ठीक है। तो ये सब एनर्जी का कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है। अच्छा, इसी के बाद नेक्स्ट जैसे हमने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे आप डिफाइन करते हो, क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? वो या तो वर्क से प्रोसेस होती है फिर इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन। आपने हीट एंड वर्क बात करती हूँ इन जनरल, इन जनरल। हाँ यस यस, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि एनर्जी कंजर्व्ड है। हम क्या बोले कि एनर्जी कंजर्वेशन, करेक्ट, कि एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी आपका क्या है, कंजर्व्ड है, मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, करेक्ट। तो टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बेसिकली वो कंजर्व्ड है, सिंपली उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये कि नेक्स्ट की फिर हम बात क्यों करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, जब ये एनर्जी आपका कंजर्व्ड है तो देन व्हाई वी से कि कंजर्व एनर्जी। एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व, बट हम, आपने सुना भी होगा अपने डे टू डे लाइफ में कि एनर्जी को कंजर्व करो, एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कौन सी स्पेसिफिक एनर्जी? अवेलेबिलिटी, यूजफुल, यूजफुल, करेक्ट। यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखो आंसर ये है कि जो हम कंजर्व एनर्जी की हम बात करते हैं ना, वो है आपका बेसिकली यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जांपल देखो, आपको सनलाइट मिल रही है सोलर की हेल्प से, टोटल हीट मिल रही है, उसको कंजर्व करने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है, वो तो टोटली हमारे पास अवेलेबल है, उसको कंजर्व करने की जरूरत नहीं। यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वो है, देखो आपने जैसे अभी जैसे हमने पढ़ा था रैंकाइन साइकिल, पावर प्लांट है लेट्स सपोज, ये आपके पास पावर प्लांट है, पावर प्लांट में आपने कुछ सप्लाई क्या करा, पावर प्लांट को हम क्या सप्लाई करते हैं, कोल या फ्यूल हमने सप्लाई करा, कोल बेसिकली फ्यूल हमने सप्लाई करा, फ्यूल को सप्लाई करा हमने, फ्यूल को फिर देन बर्न करा विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है, वो बर्निंग प्रोसेस हुई, फाइनली हमारा आउटपुट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब डिजायर्ड आउटपुट हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, कोल फ्यूल नहीं है। जैसे आपका पेट्रोल है, पेट्रोल से आप बेसिकली ऑटोमोबाइल को रन कर रहे हो, है ना, वो चीज है। वैसे ही आप कोई फ्यूल से बेसिकली पावर प्लांट में कन्वर्ट, पावर प्लांट की हेल्प से उसको कन्वर्ट करो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी इज अवर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी,
एनर्जी फ्यूल भी है, फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को आपने क्या यूटिलाइज करा है टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जो भी प्रोसेस है उसके अंदर वो अलग चीज है, बट मिला क्या हमें, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अवर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इसका कन्वर्जन में हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कुछ हमारा इनपुट है। अगर आप इसको वेस्ट करो इट मींस आप ये पूरी प्रोसेस में जो आपका इनपुट लगा है आप उसको वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज अवर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हमारा एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करूं इट मींस व्हाट कि मैंने जो इनपुट लगाया था, देखो अगर आप यूज करो नॉर्मल जो रिक्वायर्ड है वो तो बात ठीक, बट सिंपली जैसे फैन लगा के अपने रूम में छोड़ दिया वो बेसिकली क्या वेस्टेज है। अब वो वेस्टेज इस सेंस में कि आपने वो कोल एक्स्ट्रा वेस्ट किया है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल तो गया होगा, बर्न हुआ होगा, कुछ प्रोसेस हुई कि तभी इलेक्ट्रिसिटी बनी है। आपने वो कुछ सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी घर में आपने लेट सपोज जो भी यूज किया उसमें वेस्ट कर दिया, कुछ आपने अपना सर्टेन यूज नहीं किया, सिर्फ जनरली वो वेस्ट किया, तो वेस्टेज में आपका फ्यूल का वेस्टेज है, सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का वेस्टेज है, बहुत सारी चीजों का वेस्टेज है। इसलिए हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारा यूजफुल फॉर्म है। इसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर रहे हैं घर में, हम यूज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेसिकली आपका एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम नहीं चाहते वेस्ट हो, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के पीछे हमारा इतना बड़ा प्रोसेस है जिसमें हमारा बहुत सारा लॉसेस है। तो अगर आप इसको वेस्ट कर रहे हो तो मतलब सर्टेन प्रीवियस जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी आपने इनपुट दिया उसको वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी होती है। कंजर्व हमें यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी करना है। वो बात अलग है कि मैं दोबारा से फ्यूल को कन्वर्ट कर दूं इलेक्ट्रिसिटी में, बट वेस्टेज है ना वो चीज, क्योंकि एक बार जो बन गया आपने फिर वेस्ट कर दिया तो वो फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। तो कंजर्व क्या करना है, हमेशा यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं, ठीक है, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो चीज है। तो ये बेसिक डिस्कशन हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही रहने वाला है, ठीक है। और इसको हम अप्लाई करेंगे सिस्टम्स के ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। बट देखो क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने समझ लिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बट उसके बाद एक हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर व्हाट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें। फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से सेकंड लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ी हमें। सेकंड लॉ क्या फुलफिल कर रहा है हमारी नीड को, देखो कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो फर्स्ट लॉ फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कुछ चीज है, सर्टेन चीज को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है, या कुछ वो जो हमारी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। रिक्वायरमेंट ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन बोला है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी कंजर्व, कि यार जितना फर्स्ट लॉ परपेचुअल मशीन बता रहा है, नहीं नहीं, परपेचुअल मशीन क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ये थोड़ा बता था कि एनर्जी जो आप बोल रहे हैं कंटिन्यूस एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्क मिले। देखो फर्स्ट लॉ का सिंपली मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन। परपेचुअल मशीन्स किसको बोलते हैं, जो लॉ को वायलेट करे। परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन 1, परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन 2 आपने पढ़ा होगा, पीएमएम 1। पीएमएम 1 बेसिकली क्या है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही वायलेट कर दे। वो क्या हो सकता है कि भाई ये एक डिवाइस है आपका, ठीक है, ये आपका लेट सपोज सिस्टम है या कोई भी इंजन है, लेट सपोज ये इंजन है और ये कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट एनी इनपुट। ये है परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही वायलेट कर रहा है। ये वर्क कैसे प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी इनपुट, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट कर रहा है। अब अगर मैं यहां पे इसको सप्लाई करूं कुछ हीट, तो मैं बोल रहा हूं कि यार ये मशीन है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या ये परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन फर्स्ट होगा, ये चीज ये नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग वैलिड है। बिल्कुल हो सकता है कि यार मैंने जितना हीट दिया उतना ही वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि कितना कन्वर्जन हो सकता है। आपने जितना इनपुट दिया उतना कन्वर्ट हो गया, ऐसा मतलब कितना कन्वर्जन होगा इस बात पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज टोटली वैलिड, ये करेक्ट है बिल्कुल फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है कि ये कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करे विदाउट एनी इनपुट,
आपने इनपुट दिया नहीं कुछ और ये कंटिन्यूअसली वर्क बना रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये होगा कि फर्स्ट लॉ का वायलेशन, और फर्स्ट लॉ का वायलेशन जो कर रहा है उस तरह की डिवाइसेस या सिस्टम्स को हम क्या बोल रहे हैं, परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन फर्स्ट। सिमिलर वे में जो सेकंड लॉ का वायलेशन होगा वो होता है परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन सेकंड। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखनी है, क्योंकि क्या होता है, देखो सेकंड लॉ की हम बात कर रहे थे रिक्वायरमेंट की ना, तो सेकंड लॉ का रिक्वायरमेंट सिर्फ यहां से आता है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ कभी फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में बात नहीं करता है। सेकंड लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, कि प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ देखो, कोई भी प्रोसेस फिजिबल हो तो नेसेसरी कंडीशन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेटिस्फाई होना चाहिए, बट वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये चीज, तो जब तक सेकंड लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप नहीं बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस फिजिबल होने वाला है। हाँ, फर्स्ट लॉ है तो ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होगी। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। दूसरा, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप परफॉर्मेंस की बात ही नहीं करते हो। ठीक है, वहां पे परफॉर्मेंस का कोई मतलब ही नहीं है। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, टू चेक परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, एक अभिषेक सार्थक का लॉगिन नहीं हो पा रहा है। लॉगिन वो तो प्रीवियस आईडी जिससे आपका टोम की पहले प्रीवियस क्लास चल रही थी, सेम उसी से तो हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑन ऑफ हो रहा है, ऑफ करना पॉसिबल नहीं। हाँ, थोड़ा उधर बैठ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आपका फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, देन टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वो सब चीजें कि आप परफॉर्मेंस को चेक करोगे। देन थर्ड चीज, आप लॉसेस के बारे में बात करोगे कि लॉसेस कैसे इवेल्युएट होंगे, कैसे आप लॉसेस को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ में उस सब का मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें का डिस्कशन आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में होगा, कि आप ये चीज डिसाइड करोगे कि परफॉर्मेंस क्या होगी, फिजिबिलिटी है कि नहीं, वो सब चीजें। अच्छा, एक सिंपल सी चीज है, आपको पता है जब भी हम बात करते हैं कोई भी आपने प्रोसेस बाय नेचर, जो भी नेचर में प्रोसेस होती है वो आपने ऑब्जर्व करा होगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज हम बात करते हैं कि ये एक सिस्टम है, फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। ठीक है, लेट सपोज इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, एंड लेट सपोज कंडीशन आपको गिवन है कि इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा, है ना, 1 से 2 होने वाला हीट ट्रांसफर। ये जस्ट कॉमन सेंस से हम बात कर सकते हैं, बट क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? रिवर्स पॉसिबल है, बट अपने आप पॉसिबल नहीं है। वो हमें एक्सटर्नल कुछ सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा तब जाके वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो 1 से 2 बेसिकली आपका हीट ट्रांसफर पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है बिकॉज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, टेम्परेचर फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन सेकंड बॉडी, तो सिंपल हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, बट इसका रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। सिमिलर वे में आपको पता है कि हाई पोटेंशियल एनर्जी कोई बॉडी है, ये पोजीशन 1 पे, ठीक है, मतलब लेट सपोज Z1, ठीक है, तो Z1 पे इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और कोई दूसरी बॉडी ही है आपके पास, ठीक है, सेकंड। तो सेकंड और फर्स्ट में अगर कंपैरिजन करें तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा होने वाला है ना, फर्स्ट वाले का ना। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो फर्स्ट वाली बॉडी इजीली नीचे ड्रॉप हो सकती है, इजीली नीचे आ सकती है, बट क्या सेकंड वाली इजीली ऊपर जा सकती है? नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा। सिंपल वाटरफॉल की आप बात कर सकते हो कि वाटरफॉल में आप देखते हो वाटर जो है आपका कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है बिकॉज वो एक हायर पोटेंशियल एनर्जी पे,
वो वहां से नीचे फॉल कर रहा है, बट नीचे से अगर आपको ऊपर पानी को पहुंचाना है, लिक्विड को पहुंचाना है, तो आप बेसिकली पंप यूज करते हो, और पंप में आप एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तब जाके वो चीज पॉसिबल हो पा रही है। तो ऑब्जर्वेशन ये है हमारी कि जो भी प्रोसेस है हमारी वो एक पर्टिकुलर सर्टेन डायरेक्शन में ही हो रही है। जितनी भी प्रोसेस है हमारी, कौन सी प्रोसेस हमारी, बेसिकली हम बात करें तो ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलने का मतलब यह है कि जो प्रोसेस अपने आप हो रही है, ऑन इट्स ओन, ठीक है। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉसिबल है, ठीक है। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। स्पॉन्टेनियस बोलने का मतलब जो अपने आप हो रही है, ऑन इट्स ओन, बिकॉज फर्स्ट से सेकंड हीट ट्रांसफर हुआ, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये अपना आप हीट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपना आप हीट ट्रांसफर हुआ है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये चीज आपका हायर पोटेंशियल एनर्जी से नीचे जा रहा है लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर कोई लोअर पोटेंशियल एनर्जी और हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहा है तो उसमें आपको कुछ एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ेगा, ऑन इट्स ओन वो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो ये चीज है कि हर कोई ना कोई प्रोसेस का अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अगर आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो आपको एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। तो ये नेचर का लॉ है, ये हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, ये नेचर का लॉ है, कोई कंस्ट्रेंट है बेसिकली। तो डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर उस डायरेक्शन कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट हमें वर्क करना है तो कुछ ना कुछ इनपुट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो वो सब सेकंड लॉ का डिस्कशन, ठीक है। तो उसके बाद देखो, सेकंड लॉ के बाद आपके पास जो टॉपिक है कौन सा, हाँ, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है? एंट्रोपी सुना होगा आपने, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, है ना। इसके अलावा क्या सुना है? ये तो सबने सुना है, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, ठीक है। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा क्या सुन रखा है आप लोगों ने, बताओ। Momentum transfer from one molecule to another. मोमेंटम ट्रांसफर से क्या होगा आप, अच्छा, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस होगा तो आपस में मोमेंटम ट्रांसफर होगा, वो कहना चाह रहा है? हाँ, तो उससे क्या है? रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस का मतलब सिंपली ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स का आपका आपस में बार बार वो क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ये तो जनरल वर्ड है कि डिसऑर्डरनेस आपको दिख रही है सिस्टम में। लेट्स सपोज डिसऑर्डरनेस कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, ठीक है। आपने उसको एक अरेंज फॉर्म में रखा है और एक डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा है। तो एंट्रोपी कब जनरेट होता है? जब आपका कोई सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की तरफ जा रहा है, तो आपका एंट्रोपी देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की आप बात करोगे तो वहां पे एंट्रोपी नहीं है, बट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से आप डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की तरफ जा रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंट्रोपी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब है एंट्रोपी का कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम बोलो या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करो, तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंट्रोपी का एक्चुअल जो हम आगे एनालिसिस जो करेंगे वो है इंपॉर्टेंट चीज, वो है डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। क्यों हम एंट्रोपी की बात करते हैं बार बार? वो उसका रीजन है कि ये डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी का मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। वो हम एंट्रोपी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे भी, बट एक सिंपल चीज आपको याद रखनी है, डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी को शो करता है। और डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी किसको शो करेगा? अभी जस्ट स्टार्टिंग में मैंने चीज डिस्कस भी करी थी, लॉसेस को। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी होगा किसी सिस्टम में, उतना ज्यादा लॉसेस होंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव पर्पस यही है
कि जितना भी सिस्टम है आप इरिवर्सिबिलिटी को रिड्यूस कर सको, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी को आप रिड्यूस करते हो तो आप लॉसेस को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। लॉसेस को रिड्यूस कर रहे हो तो मतलब आप आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रहे हो। तो जब भी आप सिस्टम की तरफ देखते हो तो आपको बस ये चीज चेक करना है यार इरिवर्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी का इफेक्ट क्या है, लॉसेस। लॉसेस को रिड्यूस कर दोगे, मतलब इरिवर्सिबिलिटी को रिड्यूस करोगे तो आउटपुट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो वो सब का डिस्कशन एंट्रोपी। फिर देन आप देखते हो नेक्स्ट टॉपिक एक्सर्जी, ठीक है। एक्सर्जी की अगर हम बात करते हैं, एक्सर्जी या अवेलेबिलिटी क्या होता है? इंटीग्रेशन टी बाई क्यू कांस्टेंट। हाँ, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही पॉसिबल है सूर्य, वो स्पेसिफिक कंडीशन में ही पॉसिबल है। जो आप बोल रहे हो वो स्पेसिफिक कंडीशन में ही पॉसिबल है। आप ये कहना चाह रहे हो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो पॉसिबल है, हमेशा ऑलवेज वैलिड नहीं होगा ये चीज, ठीक है। एक्सर्जी यूजफुल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी उसको हम यूज कर सकते हैं। अवेलेबल, वही तो पूछ रहा हूँ, अवेलेबल एनर्जी क्या हो, किसको अवेलेबल बोलो? अवेलेबल और यूजफुल में डिफरेंस है। हाँ, देखो एक्चुअली क्या है ना, देखो आपके पास कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिस्टम को आपने कुछ इनपुट दिया, ठीक है, कुछ रिजेक्शन हुआ, आपको कुछ वर्क मिला, ठीक है। कितना मैक्सिमम वर्क आप सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या कितना मैक्सिमम वर्क आप सिस्टम से ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कितना वर्क आप निकाल सकते हो सिस्टम से, वो जो मैक्सिमम वर्क होगा वो है आपका एक्सर्जी, वो है आपका अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। अब वो आपकी कैपेसिटी है कि आप उतना वर्क यूज कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। थियोरेटिकली अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स कांसेप्ट एक मैक्सिमम वर्क पॉसिबल हो सकता है, बट क्या हम उतना मैक्सिमम वर्क एक्चुअल में यूज कर सकते हैं? नहीं, वो चीज हमें समझनी, ठीक है। तो जो आप एक्सर्जी की बात कर रहे हो, एक्सर्जी जो हम बात कर रहे हैं, एक्सर्जी इज नथिंग बट अ मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, ठीक है। थियोरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कितना हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, इसमें हमने लॉसेस को इंक्लूड किया है, विदाउट लॉसेस तो कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्या कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो 100% एफिशिएंट हो? नहीं, ठीक है। ये चीज हम आगे देखेंगे भी सेकंड लॉ में कि लॉसेस होंगे ही होंगे, वो बाय नेचर पॉसिबल है। आप कितना भी सिस्टम आइडियलाइज सिस्टम बना लो, कोई भी आइडियलाइज सिस्टम, ठीक है, उसमें कुछ भी हम ऐसा अज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ आप अज्यूम कर लो, फिर भी देयर विल बी सर्टेन लॉसेस जो होंगे ही होंगे, कंफर्म है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कभी 100% होगी नहीं, बट जितनी भी होगी उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो है आपका एक्सर्जी, वो आपका एक्सर्जी है। अब उस मैक्सिमम से आप कितना यूज कर पाते हो वो है यूजफुल एनर्जी, उस मैक्सिमम पॉसिबल वर्क में भी आप कितना यूज कर पा रहे हो वो है आपका यूजफुल एनर्जी, ठीक है। एक सर्टेन मैक्सिमम पॉसिबल वर्क आप निकाल सकते हो, थियोरेटिकली एक वैल्यू आएगा, उससे भी आप कितना यूजफुल निकाल पा रहे हो वो अलग चीज है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप वर्क की बात करते हो तो वर्क डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर्स पे, डिपेंड करेगा 2-3 फैक्टर पे। फैक्टर क्या होंगे, मतलब फंक्शन होने वाला कि एक तो सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या है, सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या है। दूसरा, अगर आप बात करोगे इनिशियल स्टेट के बाद प्रोसेस क्या है आपकी, कौन सी प्रोसेस आपने यूज करी है बेसिकली, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या है, प्रोसेस क्या यूज करी, और दूसरा फाइनल स्टेट क्या है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिस पर डिपेंड करता है आपका वर्क, ठीक है, ठीक है। तो वर्क की आप बात करते हो, सिस्टम कितना इनिशियल कंडीशन पे ज्यादा, देखो आप जैसे आप आईसी इंजन की बात करते हो, आईसी इंजन में आपके पास इंजन है, तो इंजन में जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा एक्सपेंशन, जितना ज्यादा फ्यूल बर्न करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा वो वर्क करेगा, है ना। तो इनिशियली कितना कंडीशंस हैं आपकी, कितना हाई टेम्परेचर, कितना हाई प्रेशर पॉसिबल है, उस पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल कंडीशन जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है, ठीक है।
तो एक इनिशियल कंडीशन हो गया, फिर आपने उस कंडीशन को किस तरीके से यूटिलाइज किया, मतलब कौन सी प्रोसेस आपने फॉलो करी। दूसरा फिर फाइनली फाइनल स्टेट क्या है। अब यहां पे कंडीशन ये होती है कि अगर फाइनल स्टेट जो है, अगर फाइनल स्टेट आपका डेड स्टेट हो जाए, ठीक है, डेड स्टेट हो जाए, तब हम बोलते हैं कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल वर्क मिलेगा। डेड बोलने का मतलब क्या है, देखो डेड बोलने का मतलब है कि कुछ इंटरेक्शन ना होना। अब इंटरेक्शन कब नहीं होगा, सिस्टम का इंटरेक्शन कब नहीं होगा सराउंडिंग के साथ। सिंपल कॉमन सेंस से आंसर करो कि सिस्टम और सराउंडिंग बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। इंटरेक्शन करने के दो तरीके हैं, एक तो एनर्जी का इंटरेक्शन होगा और एक मास का इंटरेक्शन होगा। दो तरीके की इंटरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। सिस्टम, आपके पास सिस्टम ये रूम हो सकता है, ये रूम के बाहर जो भी हो सब सराउंडिंग। तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट दो तरीके से करेगा, मास के टर्म में और एक एनर्जी के टर्म में। तो कब ऐसा पॉसिबल होगा कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ही ना करे, कब ऐसा पॉसिबल है। हाँ, इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब क्या है, क्या इक्वल होगा। हाँ, एक ही हुआ। इक्वल इन व्हाट टर्म्स, कंडीशंस, कंडीशंस बेसिकली कंडीशंस। याद रखो कंडीशंस मतलब जो सिस्टम की कंडीशन है और जो सराउंडिंग की कंडीशन अगर सेम है, मतलब टेम्परेचर सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों के प्रेशर सब कुछ सेम, जो भी कंडीशन है, जो कंडीशन आपकी सिस्टम की वही कंडीशन आपकी सराउंडिंग की, तो इंटरेक्शन होगा ही नहीं। इंटरेक्शन तो तब होता है जब चेंजेस होते हैं। इंटरेक्शन तो तभी पॉसिबल है जब चेंजेस होंगे। अब चेंजेस ही नहीं है तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट क्या करेगा, मतलब वो डेड स्टेट में बेसिकली। डेड बोलने का मतलब, आप सिर्फ वर्ड्स पे जाया करो, देखो वर्ड्स पे आपको बहुत सारी चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। डेड बोलने का मतलब है कि कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन नहीं है इट मींस चीजें सेम होंगी तब इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो चीज है। तो जब फाइनल स्टेट डेड स्टेट बन जाए तो हम बोलते हैं कि वर्क आपको जो मिलेगा वो मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें हम आप एक्सर्जी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। लास्ट जो यहाँ पे चैप्टर है हमारे पास वो है आई थिंक, हाँ, थर्मोडायनामिक रिलेशन। थर्मोडायनामिक रिलेशन में देखो क्या होता है। थर्मोडायनामिक रिलेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है बट उसका एक अपना आप में इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इस सेंस में कि कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज यहाँ पे दो तरीके से है, कुछ को तो आप डायरेक्टली मेजर कर पाओगे और कुछ को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ मेजरेबल है और कुछ क्या है, नॉन मेजरेबल है, ठीक है। कुछ मेजरेबल है और कुछ नॉन मेजरेबल। हाँ, सूर्य थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो एक मेजरेबल है एक नॉन मेजरेबल है। मेजरेबल क्या हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब चीजें मेजरेबल है जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। नॉन मेजरेबल क्या है, एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी हो गया आपका, एंट्रोपी हो गया, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, बेसिकली नॉन मेजरेबल है। तो ऑब्वियस ही बात है आपको क्या चाहिए, एक कोई रिलेशन ऐसा चाहिए जो मेजरेबल प्रॉपर्टी की हेल्प से आप नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करो। तो मतलब कुछ एक रिलेशन की हेल्प चाहिए होगी। तो वो सब रिलेशन का जो डेवलपमेंट है वो हम थर्मोडायनामिक रिलेशन चैप्टर में देखते हैं। और वहां बेसिकली क्या है, सिंपली मैथमेटिक्स है कि थर्मोडायनामिक रिलेशंस में क्या होता है, आपको बस एक रिलेशन चाहिए होता है। रिलेशन हम डेवलप करते हैं बिटवीन द मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल, थर्मोडायनामिक रिलेशंस, ठीक है। बेसिकली क्या रिलेशन है बिटवीन मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल, between measurable and non measurable, non measurable properties, ठीक है। तो वो सब रिलेशंस का जो डेवलपमेंट होगा वो हम लास्ट वाले जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक रिलेशन उसमें देखने वाले, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू आपको क्लियर होना चाहिए पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ते वक्त, ठीक है। क्या क्या चैप्टर्स में क्या क्या डिस्कशन होने वाला है वो सब चीजें, ठीक है। तो आप देखो कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी एग्जाम है, चाहे वो गेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसरो, बाग, जो भी पेपर है, तो थर्मोडायनामिक्स
बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पावर प्लांट, आरएसी, आईसी, इवन हीट ट्रांसफर, वो सब डिपेंडेंट है आपका थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका इतना यूजफुल है कि थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन एंड सोम, वो सब उसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो चीज आपको समझनी है। देखो, अगर दोनों के बीच में एक रिलेशन पे अगर हम बात करें, तो जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हो तो सिस्टम पे आप क्या चेक करते हो? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो बेसिकली। वहां पे आप हमेशा देखा होगा आपने, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या चीजें चेक कर रहे हो? फ्री बॉडी डायग्राम में चीजें क्या चेक करते हैं? फोर्सेस। एनालिसिस किसका कर रहे हो? फोर्सेस का, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। बट अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो तो आपने जो भी सिस्टम बनाया है, तो वहां पे हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं? हीट एंड वर्क, एनर्जी, एनर्जी इंटरेक्शंस, एनालिसिस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन है बेसिकली। अब एनर्जी इंटरेक्शन हीट हो चाहे वर्क हो चाहे कुछ भी हो, उस समय मतलब नहीं, बस एनर्जी इंटरेक्शन जो भी हो रहा है उसका एनालिसिस हमें देखना है। मैकेनिक्स में भी आप यही तो करते हो, फोर्स का इफेक्ट ही है, मोमेंट, कपल, ठीक है, बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट कर रही है, वो सब फोर्सेस का ही तो इफेक्ट है। वैसे ही एनर्जी इंटरेक्शंस का सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीजें का हमें एनालिसिस करना है, इंपैक्ट बेसिकली। फोर्सेस का भी अपना अलग अलग इफेक्ट है, बेंडिंग है, टॉर्जन है, सब कुछ बेसिकली फोर्सेस का ही इफेक्ट्स हैं, डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है। बट सिस्टम में आप बात करते हो थर्मोडायनेमिक्स में, वो क्या है, बिल्कुल वही चीज है कि यार इंटरेक्शंस की वजह से सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो सब डिस्कशन थर्मोडायनेमिक्स में। बाकी ये हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम डिस्कशन करते हैं। तो चीजें अपना आप में सब चीजें रिलेट करती हैं, तो आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो इसके बाद बेसिक हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो होगा बेसिक कंसेप्ट वाला। ठीक है, देखो, बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले तो हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि ऑब्वियसली बात है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है अप्रोच। आपको अप्रोच के बारे में आइडिया होना चाहिए कि अप्रोच क्या हम रखने वाले हैं किसी भी एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अप्रोच की बात करते हैं, किसका एनालिसिस करना है वो बात की बात है। पहले हम अप्रोच देख लेते हैं कि क्या अप्रोच हम यूज करेंगे फॉर द एनालिसिस। एंड बेसिकली दो अप्रोच आप यूज करते हो, एक है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जाते, हाँ ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या हुआ? हाँ, करेक्ट करेक्ट, मॉलिक्यूल्स। मतलब आपको यहाँ पे क्या है, जो भी आप एनालिसिस करो, आप जो भी अटेंशन है, देखो अप्रोच की मतलब है कि आप जो एनालिसिस करो किस तरीके से, या तो आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ या फिर आप ओवरऑल पूरी बॉडी का एनालिसिस करो डायरेक्टली। तो हमारा जो एनालिसिस होने वाला माइक्रोस्कोपिक में, वो सब क्या होगा, ओवरऑल एनालिसिस होगा। हम कभी भी मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाएंगे। बट माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या एक्टिविटीज हो रही है वो भी एनालिसिस करने वाले हैं। इवन कि एक एक मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सब चीजें। मतलब यहां पे हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वी डू नॉट go into molecular level, we do not go into molecular level, ठीक है। बट माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें, we go into molecular level and also analyze the analyze the molecular activities, also analyze the molecular activities, ठीक है।
तो मैक्रोस्कोपिक में हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या एक्टिविटीज हो रही है। माइक्रोस्कोपिक पे हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, कि मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। बट माइक्रोस्कोपिक में इंपॉर्टेंस है मॉलिक्यूलर क्या, मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, क्या वहां पे फिनोमेना हो रहा है, उस बात से हमें मतलब है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि मैक्रो की तरफ जाए कि माइक्रो की तरफ, मैक्रो या माइक्रो, ये हम कैसे डिसाइड करें, कब हमें फर्क पड़ना चाहिए कि मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है और कब हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेसिक सी बात है कि मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है। मैक्रो में हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट माइक्रो में हमें इंपॉर्टेंस देनी है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हो क्या रहा है, एक्टिविटीज हो क्या रही है। बट कब हमें फर्क पड़ेगा कि यार मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चल रहा है, और कब हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ भी चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कब होगा? क्योंकि हम दोनों में से एक चीज तो डिसाइड करेंगे ना कि हम इस तरफ जाए इस तरफ जाए। बताओ। स्टेट, फ्लूइड फ्लो, स्टेट का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आयुष, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चल रहा है, इस बात की इंपॉर्टेंस तब हो जाती है जब मॉलिक्यूल्स ही कम हो। आपके सिस्टम में सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, गिनती के ही मॉलिक्यूल्स है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स में हो क्या रहा है, क्योंकि उनका रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मैं सिर्फ ओवरऑल बिहेवियर देखूंगा। लेट सपोज ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मुझे इंडिविजुअली एक एक मॉलिक्यूल को देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरे सिस्टम को एक साथ ही कंटिन्यूअसली देख सकता हूँ। ये आपके पास सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। बट दूसरा सिस्टम हमने ऐसा कंसिडर किया जहां पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कम है, ठीक है, एक सिस्टम ऐसा है जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कम है, ठीक है, गिनती के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अब देखना पड़ेगा आपको एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को, आपको एक एक मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, यहाँ पे आप एक ओवरऑल बिहेवियर देख सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल कैसा बिहेव कर रहा है। बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि यार एक भी मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेंज होता है, सिस्टम का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑल टुगेदर आप पूरे सिस्टम का एनालिसिस एक साथ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक एक मॉलिक्यूल की एक्टिविटीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ तो आप पूरे सिस्टम को एक साथ देख रहे हो, बट आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हो, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जा रहे, हम पूरा ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं। फ्लूइड में भी आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में दो अप्रोच पढ़ी थी, मैक्रो माइक्रो से रिलेटेड। हाँ, आइलर लैग्रांज, ठीक है, तो आइलर अप्रोच किसको बोलते हैं, माइक्रो को, मैक्रो को? माइक्रो आइलर। लैग्रांजे अप्रोच में बेसिकली क्या होता है, आप हर एक मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हो, तो वो बेसिकली किसके साथ रिलेट करेगा, माइक्रो के साथ, क्योंकि आप एक एक मॉलिक्यूल को चेक कर रहे हो ना। तो लैग्रांजे अप्रोच में यही तो था कि आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हो एंड थ्रू आउट इट्स जर्नी उसका आप देख रहे हो कि क्या पर्टिकुलर वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, वो सब चीजें। बट आइलर अप्रोच में ऐसा नहीं है, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन का एनालिसिस करते हो। तो कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इन केस ऑफ फ्लूइड वो किससे रिलेट करती है, लैग्रांजे अप्रोच से, ठीक है, ये एक चीज, ठीक है। देखो इसका आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर आपको पता है प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब क्या है? हाँ, फोर्स अपॉन एरिया ना, करेक्ट, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल करेक्ट। बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए तो तब प्रेशर का मतलब क्या होता है? ये आपने जो डेफिनेशन बताई, इट इज जस्ट अ मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन क्या होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। कितना मोमेंटम ट्रांसफर, हाँ करेक्ट करेक्ट, द रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर,
क्योंकि बेसिकली मोमेंटम का चेंज ही, मोमेंटम का रेट ही फोर्स होता है ना। तो आप बेसिकली ये चेक करते हो कि रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, क्योंकि प्रेशर स्ट्रेस ये सब पॉइंट डिफाइंड है, ठीक है। तो रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, वो सब चीजें। तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, दिस इज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। यार अब ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या बार बार मोमेंटम ट्रांसफर थोड़ा ना देखूंगा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। हम क्या करते हैं, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब नॉर्मल आपको पता है प्रेशर गेज यूज करते हैं। आपने प्रेशर गेज देखा होगा, एक ऐसा कुछ डायल होता है, ऐसा कुछ एक इंडिकेटर होता है ना। आपने डायरेक्टली सिस्टम पे लगाया, वो जो उसका डायल है वो टर्न करा, जितने भी पर्टिकुलर रीडिंग पे टर्न होगा आप प्रेशर बता देते। तो आप तो डायरेक्टली फोर्स कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको मोमेंटम से मतलब नहीं है वहां पे, ठीक है। बात वो अलग है कि मोमेंटम का चेंज की वजह से वो फोर्स देखने को मिला है, वो बात अलग है। यार आपको पता है जो नीडल चेंज हुई है, नीडल का जो ये चेंज हुआ है, पहले 0 पे था, अब फिर 1 2 3 किसी पर्टिकुलर रीडिंग पे, वो चेंज हुआ क्यों होगा, कोई फोर्स लगा होगा ना। फोर्स क्यों लगा होगा, बिकॉज जो सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उन्होंने कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा, तब जाके वो फोर्स में कन्वर्जन हुआ होगा, वो सब चीजें। बट हम उस डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, हमें उस डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये चीज तब तक ही पॉसिबल है जब आपके सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब बहुत ज्यादा है। बट सर्टेन सिस्टम में कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स ही है, मतलब कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स है। तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितना पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे कितना कर रहे हैं। तो आपको इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या है, आप मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देख रहे हो, बट आपने एक एवरेज वैल्यू ले ली, बट यहाँ पे वो एवरेज आप ले ही नहीं सकते क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी चीज। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे मैक्रो माइक्रो, हम डिसाइड सिर्फ इस तरीके से करेंगे कि सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है। अगर बहुत ज्यादा होंगे तो मैक्रो, बहुत कम होंगे तो माइक्रो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन डिसाइड करेगा कम है ज्यादा है, कौन डिसाइड कर देगा कि सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कम है कि ज्यादा, ये कौन डिसाइड करेगा। हु विल डिसाइड कि मॉलिक्यूल्स कम है लेस है। नट्स एंड नंबर, हाँ देखो उसके लिए एक कंसेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। देखो इसी के बाद एक छोटा सा चीज है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। आई थिंक शायद फ्लूइड में भी डिस्कस किया था हमने। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम बोलने का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या मैटर। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या फिर मैटर बोल सकते हो कि जो मास है वो कंटिन्यूअसली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, नो वॉइड्स और एम्प्टी स्पेसेस। सिस्टम में कोई भी वॉइड्स नहीं है और एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, दिस इज जस्ट अ आइडियलाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम आपका जस्ट एक आइडियलाइजेशन है या अजम्पशन है ये, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सिस्टम में कंटिन्यूअसली आपका मास पूरे सिस्टम में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वॉइड्स ना हो, कोई एम्प्टी स्पेसेस ना हो, होगा कहीं ना कहीं। बट फायदा क्या है ये अजम्पशन मानने का, वो हमें ये देखना है कि जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल। properties are continuous function of स्पेस वेरिएबल। स्पेस वेरिएबल मतलब कोऑर्डिनेट डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने वेरिएबल ये बेसिकली मान लिया कि एम्प्टी स्पेसेस है ही नहीं सिस्टम में। लेट्स सपोज ये कोई सिस्टम आपने ऐसा माना, ये सिस्टम है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे वॉइड्स होंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ वॉइड है, तो इस वॉइड पे मैं कोई प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं कर सकता हूँ। टेम्परेचर प्रेशर कुछ कैसे डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या मान लिया कि यार पूरा मैटर कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कुछ भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है।
वॉइड्स का होना, एम्प्टी स्पेसेस का होने का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूटी। ये एक तरीके से क्या है, ये डिसकंटिन्यूटीज हैं बेसिकली। डिसकंटिन्यूटी है बेसिकली। तो अगर डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी तो कॉन्टिन्यूस आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल। तो मैं कहीं भी प्रॉपर्टीज अज्यूम कर सकता हूं। अब कहीं अगर वॉइड्स हुए तो उस वॉइड्स में तो प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं होगी, तो एक डिसकंटिन्यूस प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। तो बेसिकली ये हमारा एक आइडियलाइजेशन हमेशा देखने को मिले जब भी आप डिस्कशन करते हो। बट अगेन वही चीज है कि ये जो होगा, ये चीज हम कब तक अज्यूम कर सकते हैं, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे। देखो, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमने जो बोला ना, ये चीज किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर डेंसिटी, कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी कितनी ज्यादा है। अब मॉलिक्यूलर डेंसिटी बहुत ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा सिस्टम में, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड रहने वाला है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो गई तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है वो वैलिड नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम तभी वैलिड है जब मॉलिक्यूलर डेंसिटी काफी ज्यादा हो। अब मॉलिक्यूलर डेंसिटी निकाले कैसे, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का वैलिडिटी किस पे डिपेंड करता है? ऑन द मॉलिक्यूलर डेंसिटी। अब देखो कि लेट सपोज आपके पास सिस्टम है, सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कम ज्यादा कैसे पता चलेगा? मॉलिक्यूलर डेंसिटी। अब मॉलिक्यूलर डेंसिटी को जो फिनोमेना है वो कैसे निकाले? देखो, जब आप सॉलिड की बात करते हो ना, तो सॉलिड में आपको सिंपल पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपके पास सिस्टम के अंदर, उनकी पोजीशन फिक्स है। तो उनकी पोजीशन फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली मॉलिक्यूलर डेंसिटी निकाल सकते हो। बट कुछ केसेस में अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि वहां पे गैसेस हैं और मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो कैसे हम उसका मॉलिक्यूलर डेंसिटी निकालें? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है मुझे पता है, मैं इजीली निकाल सकता हूँ क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स है सॉलिड में। बट लिक्विड एंड गैसेस में ऐसा फिक्स नहीं है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है ही नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि कितना डिस्टेंस है? क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा होगी। सिस्टम में आपके पास मॉलिक्यूल्स है और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंसेस जितने कम होंगे, इट मींस क्या, उतना मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। वो चीज हमें समझनी है। जैसे सॉलिड की हम बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम, मतलब मॉलिक्यूलर डेंसिटी वहां अच्छी खासी है। अब बात कर रहे हैं हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, जहां मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर से उधर। तो वहां पे प्रॉब्लम है कि आप कैसे चेक करोगे डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स? मीन फ्री पाथ एक कंसेप्ट होता है, उसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए कंसेप्ट है हमारे पास मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ का एक कंसेप्ट हमने यूज करा है जस्ट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन हम लिख लेंगे कि इट इज द स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस traveled by the molecule. ठीक है, it is a statistical average distance traveled by the molecule between consecutive collision, between two consecutive collisions. ठीक है, करेक्ट। तो स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स। सॉलिड में तो कॉलिजन होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पोजीशन फिक्स है। लिक्विड एंड गैसेस में पॉसिबिलिटी है कि वो मिक्स होता रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, क्यों नहीं करेगा? साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस बोलने का मतलब यहाँ पे ये था कि आपका एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, अब लेट सपोज ये मॉलिक्यूल इसके साथ फर्स्ट कॉलिजन करा, फिर वो यही मॉलिक्यूल इसके साथ भी कॉलिजन करा। ठीक है, लेट सपोज 1 2
ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज ये ए मॉलिक्यूल है कुछ, तो ए मॉलिक्यूल का फर्स्ट कोलिजन हुआ मॉलिक्यूल नंबर 1 के साथ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ मॉलिक्यूल नंबर 2 के साथ। तो पहला कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, पहले कोलिजन फर्स्ट के साथ हुआ, दूसरा कोलिजन सेकंड वाले के साथ हुआ, और इन दोनों कोलिजन के बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही हमारा मेन फ्री पाथ है। अब अगर मेन फ्री पाथ बहुत ज्यादा हुआ, इट मींस क्या, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा कोलिजन में, है ना। तो ए मॉलिक्यूल फर्स्ट कोलिजन करता है इसके साथ, इसके साथ इसका कोलिजन होता है, फिर कोलिजन इसका इसके साथ होता है। अब दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको हम मीन फ्री पाथ बोल रहे हैं। अब एक चीज देखना, अगर मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या होगा, उसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है मॉलिक्यूल कोलिजन के लिए। अब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना इसलिए पड़ रहा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते तो उसका कोलिजन बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करके ही हो जाता। डिस्टेंस ज्यादा इसलिए आया, बेसिकली मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, दूर दूर इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। ठीक है, तो वो चीज पे इंपॉर्टेंस हमें आपको देखनी है कि अच्छा मीन फ्री पाथ कम ज्यादा, अगेन इसका कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम बेसिकली वो डायमेंशन होती है हमारी सिस्टम की जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जो पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रही है या रिप्रेजेंट कर रही है। हम ऐसा बोल सकते हैं दैट डायमेंशन which represent the system in a particular condition। इन अ पर्टिकुलर कंडीशन रिप्रेजेंट करे या फिर बेसिकली इंपॉर्टेंट वन, दैट डायमेंशन व्हिच रिप्रेजेंट अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर कंडीशन और द इंपॉर्टेंट डायमेंशन। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर कंडीशन में कोई ना कोई एक डायमेंशन है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो उस पर्टिकुलर डायमेंशन को हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम से डिफाइन कर देते हैं। और मीन फ्री पाथ का कंपैरिजन हमेशा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के साथ होगा। ठीक है, मीन फ्री पाथ का जो आपका कंपैरिजन है वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के साथ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मीन फ्री पाथ इज मच ग्रेटर देन या सिंपली ग्रेटर देन द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे पॉइंट फाइनली, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम इज लेस और मोर। मीन फ्री पाथ अगर ज्यादा है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, लेस। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेस। ठीक है, एंड अगर सिंपली मीन फ्री पाथ इज लेस, number of molecules are more। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर। तो ये बेसिक चीज आपको आइडिया होना चाहिए। एंड आई थिंक फ्लूइड में हमने लिखा था एक पैरामीटर यहाँ पे, नड्सन नंबर। ठीक है, नड्सन नंबर किसका रेशियो होता है, मीन फ्री पाथ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और कितनी वैल्यूज होगी तो हम उसको अज्यूम करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम वैलिड है। मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय
कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास नट्सन नंबर का फॉर्मूला होता है। तो अगर इन अ केस आपका नट्सन नंबर इज लेस देन 0.1, then we can say कि concept of continuum is valid. Then concept of continuum then concept of continuum is valid. ठीक है, तो ये जस्ट आपको एक पॉइंट याद भी रखना। ठीक है, 0.01 से कम होगा तो वैलिड होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, ये चीज। ठीक है, तो बेसिकली हमने बात क्या करी यहाँ पे। ठीक है, बात ये है कि मीन फ्री पाथ अगर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से ज्यादा है इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस हैं, बिकॉज उसको डिस्टेंस ही ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है फॉर द नेक्स्ट कॉलिजन। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ कम इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर, सिंपल। और नट्सन नंबर्स बेसिकली वो क्राइटेरिया जिससे हम डिसाइड करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम वैलिड है कि नहीं। लेस देन 0.01 बेसिकली वैलिड होने वाला है। ठीक है, वो सब चीजें। ठीक है, तो इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये तो अप्रोच क्लियर हो गया, कब मैक्रो कब माइक्रो, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हो तो देन व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या होता है? किसको आप सिस्टम बोलोगे? हाँ, अंडर ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन या सिंपली जिसका आपको स्टडी करना है वो सिस्टम है ना। बट क्या क्राइटेरिया होगा सिस्टम को डिफाइन करने के लिए? ठीक है, सिस्टम सिंपल कि जो भी आप जिसका स्टडी करना चाहते हो वो सिस्टम हो गया। ठीक है, सिंपल ऐसा बोल सकते हो, वट एवर यू वांट टू स्टडी। दैट इज अवर सिस्टम। स्टडी, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर कंसंट्रेशन, कुछ भी वट एवर वी वांट टू स्टडी वो हमारा सिस्टम हो गया। बट कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे मैं उसको सिस्टम डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कंडीशंस क्या होने वाली है, या बेसिकली नॉट कंडीशंस, रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम। हम इसको लिखेंगे बेसिकली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी फुलफिल हुई देन तब आप बोल पाओगे कि सिस्टम है ये। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम? सिस्टम को डिफाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होना। हाँ, इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं है, जरूरी थोड़ा ना हमेशा इक्विलिब्रियम हो। बाउंड्री होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब आप सिस्टम की बात करते हो, देखो सबसे पहली बात, जब आप सिस्टम की बात करते हो तो सिस्टम को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि कौन सा सिस्टम। जैसे मैं बोलो ये पर्टिकुलर रूम, तो रूम को डिफाइन करने के लिए ये वॉल्स हैं, तो ये बेसिकली बाउंड्री है। जब तक अगर इस रूम में वॉल्स ही नहीं होगी तो मैं इसको रूम बोल ही नहीं सकता हूं, है ना। वो सिंपल सी बात है। जब तक आप अपने सिस्टम को डिफाइन नहीं कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर सिस्टम मेरा है, तो जब डिफाइन करने की बात आ जाती है तो बाउंड्री, क्योंकि आपको सेपरेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम को विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स। सेपरेशन के लिए कुछ ना कुछ तो बाउंड्री चाहिए। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि अच्छा ठीक है, ये तो बाउंड्री हो गया। दूसरा चीज, जिसका आप एनालिसिस करना चाह रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैटर होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना हम वैक्यूम का एनालिसिस करें, कुछ है ही नहीं प्रेजेंट वहां पे। तो पहली चीज तो है कि आपका कुछ ना कुछ मैटर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैटर प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे सिस्टम में। दूसरा, बाउंड्री होना जरूरी है। विदाउट बाउंड्री आप सिस्टम को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो रिक्वायरमेंट क्या है? पहला कि एक तो मैटर होना चाहिए, दूसरा बाउंड्री होना चाहिए कुछ सर्टेन, क्योंकि बाउंड्री की हेल्प से ही मैं उसको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स। ये मेरा सिस्टम को हटा के बाकी दूसरी चीज है। अगर कोई बाउंड्री नहीं है तो फिर सिस्टम भी कुछ नहीं हो पाएगा। सिस्टम फिर कुछ भी है, फिर कुछ भी का एनालिसिस नहीं होगा, एक स्पेसिफिक चीज का एनालिसिस होगा। तो हमेशा बाउंड्री वाली बात करेंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली सिस्टम की, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है। ओपन सिस्टम में कहाँ होती है बाउंड्री? तो थोड़ा देखना पड़ेगा बाउंड्री कहाँ होती है। अरे
बाउंड्री होती है, मैं बोल रहा हूँ बाउंड्री होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिखाई दे। ठीक है, आते उस चीज पे, ओपन सिस्टम वाली बात पे भी अभी करते हैं डिस्कस। ठीक है, देखो अरे सिंपल सी बात है, ये रूम है, आपके घर में रूम है, लेट सपोज रूम में आपका डोर नहीं लगा है, बाउंड्री पे नहीं होता है ना, हर रूम में डोर नहीं होता, किस रूम में डोर नहीं है, तो वो भी एक तरीके से आपका सिस्टम बन चुका है, क्योंकि बाउंड्री डिफाइन होगी। अब डोर नहीं है, इट मींस वहां पे हम इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, वो एक इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर कर रहे हैं। लेट सपोज देखो, ये एक नोजल है, लेट सपोज एक नोजल है, नोजल में यहाँ पे कुछ एक इनलेट हो रहा है, यहाँ से आउटलेट हो रहा है, बट आप बोलोगे यहाँ तो कुछ नहीं है, बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री है, दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, दिस इज द रियल बाउंड्री, दिस इज योर इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, ये आपका रियल है, ये इमेजिनरी है, तो कुछ आपको कंसिडरेशन करना पड़ता है। ठीक है, वो चीज है। हाँ बट अगर एक चीज देखो, ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि मेरा नोजल है, ये जा रहा है, नोजल से पानी जा रहा है, तो कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कुछ पर्टिकुलर बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी। इमेजिनरी ऐसा थोड़ा ना कि सारी बाउंड्री को मैं इमेजिनरी कंसीडर कर लूं। जैसे रूम है, रूम में आपने बोला डोर नहीं है, बट मुझे कुछ वॉल्स तो दिखेंगे, सर्टेन वॉल्स, उनके बेसिस में दूसरी बाउंड्री को मैं इमेजिनरी कंसीडर कर सकता हूँ। अब कोई भी एक वॉल प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते फिर कि इमेजिनरी वॉल कंसीडर कर लो हर जगह। वो चीज है, जैसे नोजल में आपने बोला कि अगर मैं, ये मेरी रियल बाउंड्री नहीं होती तो मैं क्या इसको इमेजिनरी बोल पाता कभी? क्या ऑब्वियस ही बात है यार, ये रियल आपके पास कुछ था तब जाके आपने इसको इमेजिनरी मान लिया, ये चीज है। ठीक है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर होगी, मैटर एंड बाउंड्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम। अच्छा, सिस्टम से डिफाइन करने से पहले सिस्टम का इंटरेक्शन हम देख लेते हैं। देखो लेट्स सपोज दिस इज योर सिस्टम, सिस्टम का बाउंड्री भी हमने बना लिया और सिस्टम के अंदर कुछ मैटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, सिस्टम के बाहर क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के जो भी प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज सराउंडिंग। ठीक है, पहले तो ये लिख लेते हैं हम, सराउंडिंग क्या है? everything external to the system, everything which is external to the system. Which is external to the system. ठीक है, everything which is external to the system, it is surrounding. ठीक है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को कौन डिफरेंशिएट कर रहा है? बाउंड्री। ठीक है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए ही बाउंड्री की रिक्वायरमेंट है जस्ट। ठीक है, तो एवरीथिंग व्हिच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग, मतलब सिस्टम के बाहर जो भी हो सब सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो बाउंड्री के लिए हम लिख सकते हैं बेसिकली, it is the contacting surface which differentiates between system and surrounding. ठीक है, contacting surface which differentiate between system and surrounding. ठीक है, second point, can be real or imaginary. ठीक है, can be fixed or movable. ठीक है, कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। कैसे मूवेबल? सिंपली आपके पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, दिस इज योर पिस्टन। ठीक है, अब लेट सपोज ये कंडीशन में पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे, लेट सपोज 1,
हो सकता है कि कुछ चेंजेस हुए सिस्टम में जिसमें पिस्टन आपका मूव करके इस कंडीशन में आ गया, सेकंड कंडीशन में। तो ऑब्वियसली बात है, अब जब आप बाउंड्री की बात करोगे तो बाउंड्री ये हो जाएगा सिस्टम का। तो बाउंड्री चेंज हो गया ना, पिस्टन के मूवमेंट से सिस्टम का बाउंड्री चेंज हुआ। तो बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, जो बाउंड्री है इसमें एक और पॉइंट हमें नोट करना है, इट नाइदर, जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस हम ये लिख लेते हैं, नाइदर हैव एनी वॉल्यूम और मास। ठीक है, हम इसका कंसीडर ही नहीं करते कि इसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम और मास होगा, बट ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, neither have any volume nor mass। ठीक है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वो सरफेस जो सिस्टम का भी पार्ट है, सराउंडिंग, मतलब एक तरफ से सिस्टम की तरफ है, दूसरी तरफ सराउंडिंग की तरफ है। और वही डिफरेंशिएट करिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। रियल इमेजिनरी पॉसिबल है, फिक्स्ड मूवेबल ये भी पॉसिबल है, और दूसरा कोई भी वॉल्यूम और मास हम कंसीडर नहीं करते। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। करेक्ट। ठीक है, तो जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स बोलने का मतलब ही यही है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्योंकि सराउंडिंग में एवरीथिंग आ चुका है, मतलब सब कुछ। तो जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक सब कुछ। ठीक है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज योर यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स की जब भी बात होगी तो हम दो कंपोनेंट डिसाइड देखेंगे हमेशा। दो कंपोनेंट होंगे, एक सिस्टम होगा कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट सराउंडिंग का। ठीक है, ये चीज। दूसरी बात, सिस्टम का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम विद सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम का इंटरेक्शन विद सराउंडिंग दो तरीके से ही पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट विद इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन, दो तरीके से इंटरेक्ट करेगा आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ। दूसरा मास इंटरेक्शन। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ अ सिस्टम विद सराउंडिंग दो ही तरीके पॉसिबल है हमारे पास, एनर्जी इंटरेक्शन और द मास इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन में हीट एंड वर्क दोनों आ गया, एंड मास इंटरेक्शन बेसिकली जो भी आपका मास का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मास इन हो रहा है, आउट हो रहा है, वो सब चीजें। ठीक है, तो ये चीजें इतना बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, किसके लिए, सिस्टम के लिए, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, ये सब चीजें, तो हमने इंटरेक्शन भी देख लिया सिस्टम एंड सराउंडिंग का। नेक्स्ट चीज है हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम में सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम बोलने का मतलब क्या होता है, मास मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं हो सकती क्लोज सिस्टम। हाँ देखो, सिंपल सी बात है, जब सिस्टम क्लोज बोला गया तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात ये, क्लोज किसके रेस्पेक्ट में। आप बोल रहे हो सिस्टम जो कि क्लोज है, क्लोज किसके रेस्पेक्ट में, मास इंटरेक्शन के टर्म्स में क्लोज है। तो सिस्टम क्लोज हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास इंटरेक्शन, मतलब मास इंटरेक्शन आपने क्लोज कर रखा है, मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है कुछ।
तो मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो आपने उसे क्लोज सिस्टम बोल दिया। एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में हमने बात ही नहीं करी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो अलग बात है, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम बोलने का मतलब है नो मास इंटरेक्शन, नो मास इंटरेक्शन बट एनर्जी इंटरेक्शन इज पॉसिबल। एनर्जी इंटरेक्शन में दोनों चीज आपकी इन्वॉल्व हो गई है, हीट एंड वर्क, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अलग से मेंशन नहीं करेंगे। एनर्जी इंटरेक्शन बोलने का मतलब ये कि इसमें दोनों चीज इन्वॉल्व है। बोथ हीट एंड वर्क, ठीक है। एनर्जी इंटरेक्शन बोलने का मतलब ही आपका कि हीट एंड वर्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा नाम जो इसका है वो है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम बोला जाए और कंट्रोल सिस्टम बोला जाए मतलब एक ही है, ठीक है। बस क्लोज सिस्टम में एक बात याद रखने की, कोई मास का इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब मास का इंटरेक्शन नहीं है मतलब जो सिस्टम के अंदर मैटर प्रेजेंट है वो एज इट इज ही है, ठीक है। जो मैटर प्रेजेंट है वो एज इट इज है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये तो चलो बेसिक हमें सब पता है कि मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बट एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोनेंट, आइडेंटिटी ऑफ द मैटर विच इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, वो क्या वो चेंज हो सकती है कभी? सिस्टम की जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बोलने का मतलब सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एक सर्टेन मैटर है। आपने बोला मास इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है इट मींस कुछ भी अंदर नहीं जा सकता और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है, मतलब कुछ भी मास का आपका इंटरेक्शन नहीं है। तो मतलब जो अंदर प्रेजेंट है वो वही का वही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, उसका फेस चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस वो सब चेंजेस हो सकते हैं, बट अंदर आपका जो चीज प्रेजेंट है वो तो वही की वही रहेगी। ऐसा तो नहीं है अगर लेट सपोज अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कि कुछ प्रोसेस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अंदर ऑक्सीजन है तो अंदर ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो जो मैटर प्रेजेंट है तो वही मैटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोज सिस्टम के केस हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी इज फिक्स्ड, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है क्लोज सिस्टम के केस में, क्योंकि मास का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कोई बाहर से अंदर आ ही नहीं रहा है। चेंज तब हो सकती थी कोई चीज इसके अंदर आए और वो उसके साथ कुछ इंटरेक्शन करे। लेट्स सपोज कुछ डिफरेंट मैटर प्रेजेंट, आपने कुछ और डिफरेंट मैटर डाल दिया, ओपन था तो वो चीज है ही नहीं, तो आइडेंटिटी फिक्स हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिटी इज फिक्स। तो जब भी आप बात करते हो ना सिस्टम की, अब क्लोज सिस्टम पढ़ा तो क्लोज सिस्टम बोलती है आपके माइंड में आना चाहिए सिस्टम क्लोज है किसके रेस्पेक्ट में, मास के रेस्पेक्ट में क्लोज है, बाकी एनर्जी के लिए ओपन है, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। और जब मास का कोई इंटरेक्शन नहीं है तो आइडेंटिटी हमेशा फिक्स होगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आइडेंटिटी विल बी फिक्स्ड, ठीक है। तो सर्टेन पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे बट कहीं भी आपको ये हेल्प कर सकता है, कभी आप डिफाइन कर रहे हो क्लोज सिस्टम को तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि आइडेंटिटी फिक्स रहने वाला है, ठीक है। मास इंटरेक्शन नहीं है, एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है वो तो सबको पता है, बट आइडेंटिटी फिक्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास जो सिस्टम होगा वो है ओपन सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ठीक है। तो बाकी जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है।